गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा जो सब्जेक्ट है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, उसमें हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो उसमें हमने स्टार्टिंग में देख लिया कि हमें हाई वोल्टेज लाइन की क्या जरूरत है, क्यों हमें जरूरत है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारा एचवीडीसी हाई वोल्टेज लाइन आता है। ठीक है, तो उसका जो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि हमें एचवीएसी की तो बात की कि हमारे पास 220 केवी का है, 440 केवी का है, 765 केवी का एचवीएसी लाइन है। बट हम एचवीडीसी की हमें जरूरत क्या पड़ी, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहाँ पर है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो 1893 में थ्री वेज लाइन थी, वो 2.2 केवी और 2.3 केवी की लाइन थी, कैलिफोर्निया में एस्टेब्लिश थी। ठीक है, और कैलिफोर्निया जब भी उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती गई, कैलिफोर्निया जो अपना है एरिया एक्सटेंड करने लगा, तब वहां पर उसकी पावर की कंजप्शन बढ़ने लगी। ठीक है, तो वहां के इंजीनियर या कोई भी रिसर्चर था, तो उसने कैलिफोर्निया स्टेट कुछ ऐसा है कि यहाँ पर अपने खुद के जो रिसोर्सेज नहीं है, मतलब पावर के रिसोर्सेज नहीं है, उसको पावर बाहर कहाँ से इनकम करना पड़ता था। ठीक है, इनकमिंग, तो वहां पर इनकमिंग लाइन के लिए उसने ये 2.2 केवी की लाइन में लॉसेस बहुत ज्यादा होते थे। तो वहां पर के रिसर्चर इंजीनियर ने कुछ रिसर्च करके बताया कि हमें यहाँ पर एचवी बाहर से लाना है, तो एचवी एसी के कंपेयर में एचवी डीसी प्रिफरेबल रहेगा। ठीक है, तो उसने 1922 में फर्स्ट ऑफ ऑल एचवी डीसी 165 केवी का एचवी डीसी एस्टैब्लिश किया। उसके बाद वो अच्छा रिजल्ट मिलने के लिए और अच्छा परफॉर्मेंस के बाद उसका इंक्रीज होता गया और 1919 में उसने इंक्रीज करके 1100 केवी का एचवीडीसी एस्टेब्लिश किया हुआ है। ठीक है, अब भी अब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 600 टू 500 एचवीडीसी जो मुंद्रा से यहाँ पर जा रही है हमारे दिल्ली हरियाणा में, और दूसरी जो एचवीडीसी है 700 केवी की, 600 केवी की, वो हमारे मध्य प्रदेश के बीना में एस्टेब्लिश हुई है। ठीक है, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि एचवी है क्या हमारे एचवीएसी। तो हम बात करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल एचवीएसी मतलब हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन में कुछ लिमिट है। ठीक है, तो वो लिमिट क्या है कि रिएक्टिव पावर लॉसेस है। एसी वोल्टेज है तो रिएक्टिव पावर लॉसेस आएगा। फिर स्टेबिलिटी, उसका एंगल, वोल्टेज का एंगल क्या है, रिसीविंग वोल्टेज का, सेंडिंग एंड वोल्टेज का, फिर बीच में जो हमारे कैपेसिटर इंडक्टर पावर कंजर्व करते हैं उसका एंगल क्या है। ठीक है, फिर करंट कैरिंग कैपेसिटी, क्योंकि तीनों के तीनों फेज में इक्वल करंट होना वो प्रिफरेबल है, तो उसमें भी दिक्कत आती है। फिर दूसरी बहुत बड़ी दिक्कत है स्किन इफेक्ट और फेरेंटी इफेक्ट की। ठीक है, और पावर फ्लो कंट्रोल नॉट पॉसिबल, क्योंकि तीनों के तीनों फेज में सेम करंट फ्लो होना थोड़ा बहुत दिक्कत है, उसके लिए कंपेंसेशन लगाने पड़ते हैं। तो वो कंपेंसेशन लगाया मतलब वो कितनी इफेक्ट पे रिएक्ट करेगा, एक तो रिएक्टिव पावर लॉस पे करेगा, फिर स्टेबिलिटी, फिर हमारा पावर फ्लो कंट्रोल है, तीनों की एक ही फैक्टर से साथ कंसीडर है। ठीक है, तो ऐसी कुछ लिमिटेशन थी एचवीएसी के लिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि एचवीडीसी में हम उस किस किस लिमिटेशन को हम उसको एक्सटेंड करके उसका एडवांटेजेस ले सकते हैं। ठीक है, तो एचवीडीसी के एडवांटेजेस की बात करें हम, तो एक तो रिएक्टिव पावर लॉसेस है नहीं, क्योंकि एचवीडीसी में कांस्टेंट वोल्टेज है, तो वो करंट के साथ ही फ्लो होगा, तो रिएक्टिव पावर लॉस हमारा है नहीं। ठीक है, फिर स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं है। फिर नो चार्जिंग करंट, चार्जिंग करंट मतलब हमारा जो एचवीडीसी है वहां पर कैपेसिटर की इफेक्ट है, तो फुली चार्ज रहेगा तो चार्जिंग करंट फ्लो ही नहीं रहेगा। फिर स्किन इफेक्ट और फेरेंटी इफेक्ट का भी हमें प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि उसका मैक्सिमम वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज और आरएमएस वोल्टेज तीनों के तीनों सेम रहेंगे एचवीडीसी में। ठीक है, फिर पावर कंट्रोल इज पॉसिबल, क्योंकि जब भी डीसी लाइन है तो उसमें दो ही टर्मिनल है, एक तो पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव। ठीक है, तो उसमें एक ही टर्मिनल पे हमें पावर कंट्रोल करना है, तो जो है वो पॉजिटिव माइनस। बट एसी में क्या होता है कि तीनों के तीनों फेज है, उसमें इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब की दिक्कत आ रही है, उसमें पावर कंट्रोल नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि दो कंडक्टर के बीच में जो स्पेसिंग चाहिए वो भी कम चाहिए कंपेयर टू एचवीएसी। क्यों? क्योंकि एचवीएसी में आरएमएस, एवरेज और पीक वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज, तीनों के तीनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, बट हम यहाँ पर एचवीडीसी की बात करें तो तीनों के तीनों सेम है। ठीक है, तो इसलिए हमें जो कंडक्टर के बीच में जो स्पेस है वो कम चाहिए कंपेयर टू एचवीएसी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि ग्राउंड है, जो हमारा ग्राउंड लेवल है, अदरवाइज सी है, मतलब दरिया है, वो हम रिटर्न पाथ में रिटर्न कंडक्टर के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा एक पॉजिटिव लाइन जाएगा, जो हम आगे देखोगे उसकी टर्मिनोलॉजी में, कि एक जो रिटर्न पाथ है वो हमने ग्राउंड हो अदरवाइज सी को कैसे यूज किया हुआ है। ठीक है,
फिर हम बात करते थे कोरोना और रेडियो इंटरफेरेंस की जो दिक्कत है वो भी कम। तो कोरोना की इफेक्ट क्यों कम होगी? क्योंकि उसका आरएमएस एवरेज और पीक वोल्टेज कम है, इसलिए कोरोना जनरेट होने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जनरेट नहीं हो सकता, एक बात ध्यान में रखना, एचवीडीसी में ऐसा नहीं है कि जनरेट नहीं हो सकता, पर चांसेस कम है। क्योंकि एचवीडीसी का जो एवरेज वोल्टेज आरएमएस तीनों के तीनों सेम है, बट एचवीडीसी में क्या होता है कि उसका जो पीक वोल्टेज है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो पीक वोल्टेज जैसे हाई होगा एचवीएसी में, तो वहां का एयर का ड्राई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ब्रेकडाउन होगा और वहां से इंसुलेशन हमें कम दिखाई देगा, इसलिए हमारा जो है कोरोना दिखाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमें दूसरे कौन कौन से एडवांटेजेस हम बात करते हैं। ठीक है, तो एक तो है कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमें जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बहुत ही चीपर कंडीशन मिलने वाली है। ठीक है, फिर अनसिक्रोनाइज ऑपरेशन भी पॉसिबल है, क्योंकि हमें सिक्रोनाइज किए बिना भी हम उसका ऑपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि जब एचवीएसी लाइन होती है तो तीनों के तीनों फेज का हमें सिंक्रोनिज्म करना पड़ता है। ठीक है, बट यहाँ पर कुछ फेज जैसा तो है नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव है, सिर्फ सिंक्रोनिज्म करना हो तो किसका, वोल्टेज बैलेंसिंग का। ठीक है, तो वहां पर हमारे एचवीएसी में क्या करना था, तीनों के तीनों के मैक्सिमम वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज, फिर तीनों के तीनों एंगल, फ्रीक्वेंसी, वो फेज सीक्वेंस, तीनों बहुत सारी दिक्कतें थी जो उसका सिंक्रोनिज्म करने के लिए। यहाँ पर सिर्फ वोल्टेज का बैलेंसिंग करके हम सिंक्रोनिज्म कर सकते हैं। ठीक है, फिर स्विचिंग ट्रांजिएंट जैसा कुछ हमें बिहेवियर कम मिलेगा, क्योंकि जहां पर कैपेसिटर और इंडक्टर की बात आएगी तो डीसी में क्या जो हमारा इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और एसी में जो कैपेसिटर है वो ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा इंडक्टर और कैपेसिटर का है वो इफेक्ट कम होगा। ठीक है, फिर है नो ट्रांसमिशन ऑफ शॉर्ट सर्किट पावर। तो हमें जो शॉर्ट सर्किट पावर के लिए ट्रांसमिशन है ही नहीं, जो है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, मतलब बल्क पावर के लिए जो भी है वो। तो बल्क पावर में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, इकोनॉमिकल क्राइटेरिया है, वो हम 0.03% भी रखे तो भी हमारा ओवरऑल हाई होता जाएगा। फिर कंपेंसेशन का प्रॉब्लम नहीं है, वो कंपेंसेशन आप लास्ट में जो टॉपिक है फैक्ट डिवाइस उसमें हम देखेंगे कि कंपेंसेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रखना कि कंपेंसेशन वाला कुछ आया था यहाँ पर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैं पढ़ा दूंगा तो आपको डायरेक्टली पता नहीं चलेगा कि कंपेंसेशन क्या है। हम लास्ट में फैक्ट डिवाइस है उसमें बात करेंगे कि कंपेंसेशन क्या होता है। ठीक है, फिर लो शॉर्ट सर्किट करंट। तो लो शॉर्ट सर्किट करंट कैसे होता है, अब बात नॉर्मली ध्यान रखिए कि जहां पर हमारा जो वोल्टेज है डीसी का 500 केवी है डीसी के लिए, और जो हमारा एसी के लिए भी 500 केवी है, सेम टू सेम। बट एसी में क्या होता है, उसका जो मैक्सिमम है वो ज्यादा होता है। ठीक है, वो आरएमएस की हम बात कर रहे थे ना 500, पर मैक्सिमम करंट है वो वोल्टेज है वो ज्यादा होता है। जब भी शॉर्ट सर्किट होती है तो मैक्सिमम वोल्टेज भी हमें इफेक्ट करता है, इसलिए उसका शॉर्ट सर्किट करंट हाई होता है। बट एचवीडीसी में क्या होता है कि उसका जो एवरेज है और आरएमएस पीक जो भी बोलो वो कॉन्स्टेंट होता है, सीधी एक लाइन होती है। ठीक है, तो वो शॉर्ट सर्किट करंट कम होता है। ठीक है, फिर फास्ट फॉल्ट क्लियरिंग टाइम। ठीक है, तो फास्ट फॉल्ट क्लियरिंग टाइम हम क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पर फॉल्ट ट्रैक करना इजी है, क्योंकि दो ही कंडक्टर हो गए, वहां पर हम रेजिस्टेंस का रो आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए लगा के हम फॉल्ट को जल्दी लोकेट कर सकते हैं और फॉल्ट क्लियरिंग हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एडवांटेजेस की थी। अब हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं कि एचवीडीसी की कुछ डिसएडवांटेजेस है कि हम उसको लोकल में क्यों यूज नहीं करते। यहाँ पर हम एचवीएसी सॉरी एसी वोल्टेज क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो एचवीडीसी की डिसएडवांटेज में फर्स्ट तो आता है कि जो इनिशियल कॉस्ट है, टर्मिनल पे कॉस्ट है वो थोड़ी हाई है, क्योंकि वहां पर कन्वर्टर और इन्वर्टर की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो। फिर वो कन्वर्टर इन्वर्टर है वो हार्मोनिक्स का जो है वो इंड्यूस करता है। जनरेटर है वो, हम इन शॉर्ट बोले कि हार्मोनिक का जनरेटर कौन है, तो कन्वर्टर और इन्वर्टर्स। ठीक है, फिर है ब्लॉकिंग करता है रिएक्टिव पावर को। तो रिएक्टिव पावर कहीं ऐसा नहीं है कि हमारे लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है, रिएक्टिव पावर यूजफुल भी है, पर कहाँ पर कि जहाँ पर हमारा इंडक्टिव लोड है एज वेल एज फर्नेस का जो कैपेसिटिव लोड है वहां पर भी है। ठीक है, तो ये बहुत इतना बड़ा डिसएडवांटेज है, इतना बड़ा इफेक्टिव नहीं है, बट ये भी हमें ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, फिर है हमारा पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन। तो पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन करने के लिए ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बोला कि कॉस्ट ऑफ टर्मिनल इक्विपमेंट। तो टर्मिनल इक्विपमेंट, कॉस्ट ऑफ टर्मिनल इक्विपमेंट मतलब क्या हुआ कि जितने भी घर में हमें पॉइंट टू पॉइंट दिया उसको कनेक्शन, तो वहां पर सभी के हमारे इन्वर्टर्स रेक्टिफायर्स अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो ये बात हमें दिक्कत करने वाली है, तो भी हम डिसएडवांटेज में लिख सकते हैं।
फिर है ओवरलोड कैपेसिटी। तो डीसी वोल्टेज में क्या है कि उसकी ओवरलोड कैपेसिटी के साथ हम बहुत छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने देखा होगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में क्या होता है कि वो एक साइड तो डीसी बैटरी है, एक साइड करंट है, तो सॉरी लोड है, तो लोड को हम एडजस्ट कुछ ऐसा करते हैं तो वहां पर मैक्सिमम पावर की कंडीशन बनती है कि जैसा लाइन का इम्पीडेंस एज वेल एज जो हमारा लोड का इम्पीडेंस दोनों सेम हो, तो ठीक है। तो वहां पर हमने कुछ लोड बढ़ाया तो मैक्सिमम पावर की जो कंडीशन बनी में भी अदरवाइज उसके नियर बाई भी आई, तो हमारा जो इक्विपमेंट है उसका हमें बर्नआउट होने की संभावना है, इसलिए थोड़ा उसका प्रोटेक्शन हमें यूज करना पड़ता है। वो भी एक हमारे लिए दिक्कत वाली बात है, इसलिए हम इसको डिसएडवांटेज में कन्वर्ट करते हैं। फिर है रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट अस कन्वर्टर टर्मिनल। तो जो हमारा कन्वर्टर का टर्मिनल होगा, आपको पता होगा कि जो हमारा रेक्टिफायर है वो हमारा रिएक्टिव पावर जनरेट करता है, ठीक है। तो उसको कंपेंसेशन करने के लिए हमें दूसरा रिएक्टिव पावर चाहिए, ठीक है। तो वो लेग में जनरेट करता है तो हमें लीड में रिएक्टिव पावर चाहिए, अदरवाइज वो लीड में करता है तो हमें लेग में रिएक्टिव पावर चाहिए उसका कंपेंसेशन करने के लिए, मतलब उसका सरबर करने के लिए, ठीक है। तो वो एक डिसएडवांटेजेस भी हम बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कंपैरिजन क्या है एचवीडीसी और सॉरी एचवीएसी और एचवीडीसी के बाद में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें एचवीडीसी और एचवीडीसी में फर्स्ट तो एचवीडीसी में इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन हमें मिलता है, ठीक है। फिर टेक्निकल परफॉर्मेंस और रियलिटी के तीनों के बेस पर हम उसका कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक में क्या करेंगे हम, इकोनॉमिक के बेस में क्या करेंगे, तो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो आती है, ठीक है। तो उसको हम राइट वे में जाते हैं, ट्रांसमिशन टावर कम पड़ेंगे, कंडक्टर इंसुलेटर वो सब कम चाहिए क्योंकि दो ही कंडक्टर है, ठीक है। फिर टर्मिनल इक्विपमेंट भी हमें इसमें थोड़ा बहुत इंक्लूडेड है कि वो उसकी कॉस्ट हाई है, ठीक है, दूसरे सबकी लो है, ठीक है। फिर ऑपरेशन कॉस्ट वो भी लो है, इन लॉसेस है वो भी हमें लो पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि आप लोग देख रहे हैं ये टावर्स है, तो टावर्स में दो ही कंडक्टर है, तो हम टावर्स की जो हाइट है वो कम रख सकते हैं और इसके बीच में जो हमें दूसरा लोखंड चाहिए उसका मेटल चाहिए वो भी हमें कम रखने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एचवीडीसी के टावर्स देख सकते हो और यहाँ पर आप एचवीएसी के टावर्स देख सकते हो, ठीक है। तो इस दोनों में मेटल का रिक्वायरमेंट आपको बारली थर्ली समझ में आएगा कि कितना मेटल का रिक्वायरमेंट कम पड़ता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर भी देख सकते हो, तो ये हमारी इनिशियल कॉस्ट पे डायरेक्टली इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये एसी का है और डीसी का है, कितना यहाँ पर हो कितने इंसुलेटर हमें कम यूज करने पड़े, ठीक है। फिर मेटल कितना कम यूज करना पड़ा, सपोर्ट भी हमें कितना यूज करना पड़ा, लैंड रिक्वायरमेंट कितनी, यहाँ पर 96 मीटर की चाहिए थी, यहाँ पर सिर्फ 46 में ही काम चल गया, ठीक है। तो ये बहुत हमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये सोर्स मैंने कहाँ से लिया है कि जो पावर ग्रिड हमारी कंपनी है वहां से ये मैंने लिया है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जो कॉस्ट है लाइन की, तो जितना ही डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे हमारी कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट है वो डीसी की कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये कंपैरिजन में हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, डिस्टेंस में ब्रेक इवन पॉइंट वो कहाँ पर आएगा, तो 300-400 किलोमीटर में ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट मिलेगा, ठीक है। 300-400 किलोमीटर के बाद हमारा जो एसी का जो कॉस्ट है उससे साथ हमारी डीसी की कॉस्ट कम होती जाएगी, ठीक है। टेक्निकल परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो हमारा टेक्निकल परफॉर्मेंस में क्या है कि फुल कंट्रोल है हमारे पास, क्योंकि वहां पर सिर्फ वोल्टेज और करंट को कंट्रोल करना है, दूसरा कुछ नहीं है। वहां पर हम जब एचवीएसी की बात करते थे तो हमारे पास कितना कंट्रोल था, डेल्टा, फिर वोल्टेज, तीनों के तीनों वोल्ट के मैक्सिमम, एवरेज, आरएमएस, सब वोल्टेज, फिर फेज सीक्वेंस, फ्रीक्वेंसी और फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, बहुत सारी दिक्कतें थी, ठीक है। और तीनों के तीनों फेज के लाइन भी, ठीक है। फिर है ट्रांजिएंट और डायनेमिक स्टेबिलिटी। तो ट्रांजिएंट और डायनेमिक स्टेबिलिटी किससे असर दिक्कत कराती है, तो इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड। तो यहाँ पर इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड का कुछ इफेक्ट तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये हमें कराएगी। फिर दूसरी हम बात करें एडवांटेज में, ऑलरेडी हमने देखा है कि जो फॉल्ट है, फॉल्ट करंट का लिमिटेशन, ठीक है, वो हमें यहाँ पर टेक्निकल परफॉर्मेंस में इंप्रूव करेगा एचवीडीसी के लिए, ठीक है। तो ये कंपैरिजन में ये बात होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि स्टेबिलिटी लिमिट, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि स्टेबिलिटी किसके हिसाब से डिफरेंट, तो मैक्सिमम ट्रांसफर है, पावर ट्रांसफर है, वो कैरिंग कैपेसिटी एनहांस कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है। पर डीसी लाइन में क्या है
कि जब भी हम उसको एक स्टेबिलिटी लिमिट एक्सटेंड करेंगे तो उसकी थर्मल लिमिट के क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम एक डिसएडवांटेजेस में बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी है तो वो थोड़ा बहुत वहां पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें भी लिमिटेशन से ऐसा नहीं है कि ये खराब चीज है, तो स्टेबिलिटी के रिस्पेक्ट में हमें एचवीडीसी में थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी वो कांस्टेंट रहती है, वैसे ही हमारे जो डिस्टेंस के साथ है वो कम ज्यादा होती है एसी की, ठीक है। वो आप ग्राफ के साथ देख सकते हो। तो यहाँ पर हमें ये एचवीडीसी में थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वोल्टेज कंट्रोल भी वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट।